हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए, हमने कहा था जैसे 50 50 करके हम लोग 150 अप टू 100 तक पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज में। तो जो क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं, क्या कि ये क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में जो है आपको जो है बहुत जो है सहूलियत देंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े इजी भी होते हैं और कुछ थोड़े टफ और कुछ बहुत टफ भी होते हैं, जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे एग्जाम में हो जाता है हमारे साथ। तो ऐसा बैकग्राउंड लेकर हम आए हैं क्वेश्चन सीरीज में। मध्य प्रदेश के एग्जाम हो रहे हैं, पुलिस के एमपी पुलिस के चल ही रहे हैं और आने वाले समय में एमपीपीएससी होने ही वाली है और कुछ रिजल्ट भी आ चुके हैं एमपीपीएससी के। उन्हीं को सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो 2020 में जो है प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखेंगे और कुछ मेंस लिखकर जो है पुराना जो रिजल्ट था 2019 का वो जो है मेंस का रिजल्ट आ चुका है, उसमें जो है क्वालिफाइड करके आप इंटरव्यू देंगे। और एसएससी वगैरह और भी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में व्यापम जितने भी एग्जाम करवाता है वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सीरीज कि आई होप वो एग्जाम में आपके आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई? रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई? तो रतलाम में सन 1931 सन 1931 में जो है स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई। अब ये किसके उपलक्ष्य में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी? तो देखो 1931 की कहानी जो है, मध्य प्रदेश में 1931 में दो है चरण पादुका। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1931 में जो है कौन सा जैसे कि अगर बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 1931 में छतरपुर में जो है चरण पादुका ग्राम में छतरपुर में जो है ठीक है, चरण पादुका जो है ग्राम में जो है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसमें कर्नल फिशर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई और इसमें छह लोग शहीद हो गए थे। कितने लोग शहीद हो गए थे? 6 लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में जो है 1931 में रतलाम में सेवा दल का गठन किया गया था। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन एक है आपके पास, पहला विदिशा, दूसरा है भिंड और तीसरा है आपके पास शिवपुरी और चौथा है मुरैना, है ना। तो ग्वालियर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, ये 1942 की घटना है। क्या है? 1942 की घटना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इससे पूर्व जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारे यहाँ जो है सबसे पहले जो है कहाँ और किस किस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो भोपाल राज्य प्रजामंडल पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था 1942 में। उसके बाद रीवा जिले में पंडित शंभुनाथ शुक्ल, चंद्रकांत शुक्ल ने कॉलेज में पद छोड़ते हुए छात्रों को राष्ट्र भावना का प्रसार किया था। शहडोल से श्री छोटेलाल पटेल का नाम आता है जिन्होंने जो है जागृति फैलाई। 1942 में बाबूलाल जैन सागर से, उदयंत्र जैन मंडला से, गुलाब सिंह जबलपुर से और पुलिस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और नरसिंहपुर चिचोली ग्राम में मनसाराम तामप्राम और गौरीबाई का निधन हो गया था। ठीक है, बैतूल जिले के आदिवासियों ने वर्षागोंड और महादेवी तेली भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, वर्षागोंड और महादेवी तेली। अगर मध्य प्रदेश में अगर बैतूल की बात करें तो बैतूल से जो है वर्षागोंड और महादेव, इनका नाम आता है महादेव तेली ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अगर मध्य प्रदेश बैतूल की बात आती है तो ये रियासत उस समय की थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? ठीक है, मध्य प्रदेश की बात आती है इसमें फिर नमक कानून जो है चलिए, अब नमक कानून की बात की जाए, गांधी जी द्वारा 12 मार्च
12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ दांडी यात्रा की बात कर रहे हैं। और 6 अप्रैल, एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था, है ना, और नमक कानून तोड़ा गया था। 7 अप्रैल 1930 में मध्य प्रदेश स्थान पर, 7 अप्रैल 1930 में मध्य प्रदेश में स्थान स्थान पर जो है आंदोलन, जन आंदोलन शुरू हुए, जिसमें जबलपुर में रानी दुर्गावती समाधि से, जबलपुर से रानी दुर्गावती की समाधि से सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसका नेतृत्व किया था। और खंडवा, सीहोर, जबलपुर आदि स्थानों पर नमक कानून तोड़ा था ना। खंडवा, जबलपुर, सीहोर आदि जिलों में जो है नमक कानून तोड़ा था। मध्य प्रदेश में नमक कानून जो है, नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा दुर्गा शंकर मेहता। इससे पहले दुर्गा शंकर मेहता ने जो है मध्य प्रदेश में जो है नमक कानून जो है तोड़ा था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनसे पहले, जबकि नेतृत्व सबसे पहले जो है राजन सिंह, ठीक है। इससे पहले अगर बात की जाए किसकी, नमक कानून की, तो रानी दुर्गावती समाधि, सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में कानून चला, नमक कानून। और इससे पहले अगर बात की जाए, दुर्गादास मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह शुरू किया था सिवनी में, है ना। किसने? दुर्गा शंकर मेहता ने जो है, दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में, क्वेश्चन आ सकता है, सिवनी में जो है गांधी चौक पर, कहाँ पर? गांधी चौक पर नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। भारत में नमक का जो था वेटेज था, इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता था, इसीलिए नमक कानून तोड़ा गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कौन से लवण के कारण भारत में जो है आज़ादी की लहर आई, तो उसका नाम है नमक कानून और उसको कहते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl, ठीक है, NaCl नमक कानून, है ना, NaCl के कारण जो है भारत में जो है भारत को आज़ादी मिली। गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की थी? गांधी जी का नाम आया है अवज्ञा आंदोलन जो है। गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के 1939 त्रिपुरी अधिवेशन जिसे बोला जाता है, 1939 त्रिपुरी, जबलपुर का नाम पहले था त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन। उस समय उन्होंने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ पर कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए थे और इनके विपक्ष में खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस जो गरम दल के नेता थे। और सबसे ज़्यादा वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। इससे गांधी जी ने बहुत ज़्यादा निराशा जताई और इनकी हार में उन्होंने कहा मेरी हार है। इसके उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या कर दिया, यहाँ से जो है इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है ब्लॉक की स्थापना की थी। एक समिति थी फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की थी? तो 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में की थी। और किसने की थी 1940 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ओके, गॉट इट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विद्युत, ये रिपीट हुआ है कुछ बार,
है ना। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जो है ये जबलपुर जिले में है। कहाँ पर है? जबलपुर मंडल, जबलपुर जिले में आता है विद्युत मंडल का मुख्यालय। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन खुदामे वतन की स्थापना, अंजुमन खुदामे वतन की स्थापना जो है किसने की थी? ठीक है, अंजुमन खुदामे वतन की स्थापना जो है किसने की थी? शाकिर अली खां, मौलाना तजी मशरिकी और ए और बी दोनों, ए और बी जो है दोनों हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है, लेकिन ए और बी दोनों शाकिर अली खान और मौलाना तजी मशरिकी इन दोनों के द्वारा जो है अंजुमन खुदामे वतन, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसकी स्थापना की गई थी। ओके, आज़ादी से पहले। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापी बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकती? क्या नहीं की जाती है? ठीक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर तापी मतलब थर्मल पावर प्लांट स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश की बात की जा रही है जहां पर थर्मल पावर प्लांट जो है स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, सतपुड़ा विद्युत क्षेत्र, तो बिल्कुल सारणी में तो तापी विद्युत क्षेत्र है। चांदनी विद्युत क्षेत्र, जबलपुर विद्युत क्षेत्र, और अगला है बरगी विद्युत क्षेत्र। तो बरगी विद्युत क्षेत्र में तापी नहीं है। बरगी क्षेत्र में जो है बरगी पर एक परियोजना है जिस पर से ऊपर से पानी गिरता है और टरबाइन घूमती है, तो यहाँ पर तापी नहीं है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पानी ऊपर से गिरता है और टरबाइन जो है घूमती है। आंसर हो गया बरगी विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मध्य प्रदेश में जो है उसका मुख्य उद्देश्य अगर बात की जाए, अगर भारत की पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है, और यदि भारत की पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है या मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसको एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कृषि को सुदृढ़ करना था। किसको सुदृढ़ करना था? कृषि को सुदृढ़ करना था। मतलब कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है, और मध्य प्रदेश में जो है या भारत में जो है कृषि का सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या है विद्यमान है। तो मध्य प्रदेश में जो है पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि को सुदृढ़ बनाना, कृषि को सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में जो है समाचार पत्र ग्वालियर अखबार जो है किस नाम से जो है प्रकाशित होता था, किस भाषा में प्रकाशित होता था, और यह जो है कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो एक बार इसको फिर जूम कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसमें थोड़ा ठीक क्लियर दिखाई देता है। संस्कृत में प्रकाशित होता था। मध्य प्रदेश में समाचार पत्र जो है संस्कृत में प्रकाशित होता था। दूसरा ऑप्शन है हिंदी में प्रकाशित होता था, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा फारसी में प्रकाशित होता था, और चौथा ऑप्शन है आपके पास उर्दू। क्या है? उर्दू में प्रकाशित होता था। तो मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर अखबार है वो काय में प्रकाशित होता था? उर्दू में प्रकाशित होता था। किस में होता था? उर्दू में प्रकाशित होता था। तो यह समाचार पत्र याद रखना, और ये 1840 में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। क्या है? 1840 में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, समाचार पत्र से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब उर्दू में प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र से आते हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र की बात की जाए तो भारत का पहला समाचार पत्र वो कौन सा था? तो वो था आपका बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। इसके संपादक थे जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स
हिक्की। इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। और ये सबसे पहले कब छपा था? तो 1780 में जो है ये पहली बार छपा था। और मध्य प्रदेश में पहला समाचार पत्र जो है, अखबार जो है वो ग्वालियर है। कौन सा है? ग्वालियर। मतलब ग्वालियर अखबार जो है मध्य प्रदेश में पहली बार छपा। और कब छपा? 1840 में छपा। उसके बाद मध्य प्रदेश में हिंदी में छपने वाला क्वेश्चन अगला बन सकता है, मध्य प्रदेश में हिंदी में छपने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में हिंदी में छपने वाला पहला अखबार है मालवा अखबार। कौन सा अखबार है? मालवा। मालवा अखबार है जो सबसे पहले काय में छपा? हिंदी में छपा। मध्य प्रदेश का पहला अखबार है मालवा अखबार है जो सबसे पहले क्या में छपा? हिंदी में छपा। मालवा अखबार, मालवा अखबार जो है सबसे पहले हिंदी में छपने वाला समाचार पत्र है। ओके, नेक्स्ट है जो हिंदी में छपा, लेकिन कहाँ से छपता था? इंदौर से छपता था। कहाँ से छपता था? इंदौर से छपता था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। और ग्वालियर से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, उसका नाम है ग्वालियर गजट। क्या है? ग्वालियर, ग्वालियर गजट। ये भी हिंदी में छपता था और ये पहला समाचार पत्र है जो ग्वालियर से छपा। ग्वालियर से छपा, ठीक है, ग्वालियर से छपा। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पूर्ण चंद्रोदय एक साप्ताहिक पत्रिका है। पूर्ण चंद्रोदय, पूर्ण चंद्रोदय क्या है? पूर्ण चंद्रोदय एक साप्ताहिक पत्रिका है जो काय में छपती थी? मराठी में छपती थी। काय में छपती थी? मराठी में। इंदौर से छपती थी। कहाँ छपती थी? इंदौर से छपती थी। होलकर सरकार गजट मराठी में छपने वाला है ये भी। उसके बाद जबलपुर समाचार, पहला मासिक समाचार पत्र है जबलपुर समाचार। ग्वालियर गजट, अगला क्वेश्चन है ग्वालियर गजट। ग्वालियर गजट ये छपता था 1886 में, 1886 में, और हिंदी से छपता था ग्वालियर से। भारत भ्राता ये 1887 में हिंदी में छपता था। और रीवा विंद का पहला समाचार पत्र था ये। अगला है नवजीवन, ये 1915 में छपा और 1956 में हिंदी में छपता था। इंदौर मासिक समाचार पत्र था। अगला है नवदुनिया, तो नवदुनिया 1947 में छपा शुरुआत और हिंदी में छपता था। और इंदौर भोपाल ग्वालियर रायपुर से प्रकाशित होता था। खेल हलचल ज़्यादा पूछा गया है, तो खेल हलचल जो है एक नवदुनिया समूह का इंदौर एकमात्र खेल पत्रिका है। खेल हलचल पूछा जाता है। खेल हलचल, अगर मैंने आपको इससे पहले अगर आपको भोपाल बोला होगा तो ये रॉन्ग आंसर है। खेल हलचल जो है, खेल हलचल एक खेल साप्ताहिक पत्रिका है। खेल साप्ताहिक पत्रिका है जो इंदौर से छपती थी। किसे छपती थी? इंदौर से छपती थी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा इंदौर। ओके, तो इतने सारे जो है समाचार पत्र है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। कौन सा है? बंगाल गजट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का महान कवि स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता जो है एक यूनिवर्सिटी है जो पीजीए पीजीडीसीए जैसे एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवाती है। ठीक, राइट आंसर है कर्मवीर। मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी जो है जो समाचार पत्र निकालते थे उसका नाम क्या था? तो कर्मवीर था। राइट आंसर कर्मवीर। मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको सम्मान जो है, ये सम्मान जो है आपको याद रखना है। पुरस्कार और सम्मान जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तो जो है दिए जाते हैं। ठीक है, अवार्ड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवार्ड जिसे बोलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है कौन कौन से अवार्ड देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान, ठीक है, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान जो है किस क्षेत्र में, किस रचना के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इकबाल सम्मान जो है मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान दिया जाता है श्रेष्ठता रचनात्मक हिंदू लेखन। श्रेष्ठता रचनात्मक हिंदू लेखन मतलब कि उर्दू में श्रेष्ठता
रचनात्मक हिंदी लेखन के रूप में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या है? ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के कुछ पुरस्कार है, सम्मान है, जो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा उर्दू में। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद कुछ पुरस्कार देख लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सम्मान देख लेते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान मैंने बता दिया, उर्दू सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रूप हेतु दिया जाता है। पहला सम्मान अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में जो कौन सा सम्मान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है बार बार स्थापित करने के बाद दिया गया है, कब स्थापित किया ये भी बता देते हैं। सबसे पहला है राज्य स्तरीय सम्मान में जो है शिखर सम्मान। ठीक है, शिखर सम्मान जो है अगर साहित्य की बात करें, कौन सा सम्मान जो है? शिखर सम्मान। शिखर सम्मान, शिखर सम्मान जो है आप पेन कॉपी लिखकर बैठिए ताकि जो है आपको सारे सम्मान जो है क्लियर हो सके। ये 1980 और 81 में स्थापित किया गया था शिखर सम्मान। संगीत, रंगमंच और नृत्य लोक कलाओं में, संगीत, नृत्य मंच और लोक कलाओं में दिया जाता है, लोक कलाओं में। ठीक है, दूसरा सम्मान जो है शिखर सम्मान रूपंकर कला में दिया जाता है। शिखर सम्मान जो है रूपंकर कला में दिया जाता है। ठीक है, ये भी 1980 और 81 में स्थापित किया गया था, रूपांकर कलाओं में दिया जाता है। 62,000 रुपये जो है आपको राशि के रूप में दी जाती है, इसमें 62,000 राशि के रूप में दी जाती है। अगला राष्ट्रीय सम्मान में बात की जाए तो महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, कौन सा सम्मान? महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता है, महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान, तो महात्मा गांधी सम्मान जो है 1995 में शुरू किया गया था, 95-96 में, और इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 10 लाख। और गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने वाले संस्था, गांधी विचार विमर्श, ठीक है, गांधी विचार विमर्श अनुरूप कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है और इसमें राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। दूसरा सम्मान है मध्य प्रदेश में कबीर सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कबीर सम्मान। कबीर सम्मान दिया जाता है। अब ये कबीर सम्मान जो है ये कब स्थापित हुआ? तो ये कबीर सम्मान स्थापित हुआ 1986 और 87 में। 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, राशि के फॉर्म में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, भारतीय कविता। ठीक है, भारतीय कविता नोट डाउन करते हुए चलें। भारतीय कविता, भारतीय कविता के रूप में दिया जाता है। अगला सम्मान है आपका मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान जो है 1980-81 में स्थापित किया गया है। 1980-81 में स्थापित किया गया है। इसमें राशि के रूप में 2 लाख दिए जाते हैं, 2 लाख दिए जाते हैं। और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। अगला है 5वां नंबर का, चौथे नंबर का सम्मान आपका, ये शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, शास्त्रीय लिख देता हूँ, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चौथा सम्मान देख लेते हैं हम लोग। चौथा सम्मान देख लेते हैं मध्य प्रदेश का चौथा सम्मान, विशिष्ट सम्मान कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य। अब अगला सम्मान है कालिदास सम्मान जो है, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य कालिदास सम्मान में आता है, हिंदुस्तानी संगीत के लिए दिया जाता है। माफ़ी चाहूँगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। जो कालिदास सम्मान है, तानसेन सम्मान संगीत हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आप जो कालिदास सम्मान है 2 क्षेत्र में दिया जाता है, कालिदास संगीत और कालिदास नृत्य। यह है कालिदास संगीत, कालिदास संगीत और कालिदास जो है नृत्य के फॉर्म में दिया जाता है ना, नृत्य को दिया जाता है नृत्य। अब ये स्थापना कब हुई थी इसकी? 1980
इसकी भी 1980 और 81 में हुई थी। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दोनों, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य और संगीत दोनों क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है, चौथे नंबर का। अगला है 5वें नंबर का तुलसी सम्मान। कौन सा सम्मान? तुलसी सम्मान, ठीक है। ये तुलसी सम्मान जो है, तुलसी सम्मान बिल्कुल राइट डाउन करते चलें आप लोग। तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान 1983 और 1984 में स्थापित हुआ। और आदिवासी लोक कला, ठीक है, आदिवासी लोक कला, लोक कला व पारंपरिक कलाओं में पुरुषों को दिया जाने वाला सम्मान है, पुरुषों को दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है। तुलसी सम्मान याद रखना, तुलसी सम्मान जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है और भी क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि कालिदास सम्मान की बात करें तो और भी क्षेत्रों में दिया जाता है सम्मान। पहला जो है मैंने आपको बताया था शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, और कालिदास सम्मान जो है रंगकर्म के लिए भी दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है, कालिदास सम्मान जो है रंगकर्मी जो होते स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं ना जो। अगला इसी में रूपांकर कलाओं में भी दिया जाता है, रूपांकर कलाओं में भी दिया जाता है। और दूसरा है कालिदास सम्मान संस्कृत में भी दिया जाता है, संस्कृत। तो संस्कृत वाला याद रखना आप लोग, ये 2011 और 12 में स्थापित किया गया है, 2011/2012 में स्थापित किया गया है ये संस्कृत वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ। 2011-12 में जो है इसे स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा आप, कालिदास सम्मान जो है किस कला, संस्कृति, नृत्य। आपको पता होगा हाल ही में जो है बिरजू महाराज जो है कथक के जो प्रचंड विद्वान हैं, जो किंग कहे जाते हैं, बिरजू महाराज का आज निधन हो गया है, जो कथक में जो है निपुण माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के थे और इनका निधन आज हुआ है ना। तो याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा। मैंने सम्मान आपको बता दिए, यहाँ पर इतने सारे और भी सम्मान हैं जो यहीं पर पूरा चैप्टर ही खत्म कर देते हैं सम्मान वाला, ठीक है। अगला सम्मान है मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर सम्मान। कौन सा सम्मान? लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है सुगम संगीत के क्षेत्र में, सुगम संगीत के क्षेत्र में। और कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें लता मंगेशकर सम्मान में? 2 लाख रुपए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 और 85 में इसकी स्थापना हुई थी ना, 1984-85 याद रखना है आपको। लता मंगेशकर सम्मान जो है 1984 और 85 में स्थापित हुआ था। 1984 / आप लगा सकते हैं 85 है ना, 85 में। अगला है इकबाल सम्मान, मैंने बता दिया है। देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है 1996-97 में स्थापित है। किशोर कुमार सम्मान 1997-98 2 लाख रुपए। कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र गायन में। शरद जोशी सम्मान 1992-93 में। प्रथम टांटिया बिल पुरस्कार 2008-9 1 लाख रुपए आदिवासी क्षेत्र को दिया। आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं और पुरुष को कार्य करने में दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल सम्मान 2008-9 में। ठीक है। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार, ये याद रखना, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, याद रखना पुरस्कार राष्ट्रीय, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 2008 से 2009 के बीच में हुई है। 2008 से 2009 के बीच में हुई थी। ठीक है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं समाज सेवा देशभक्ति के रूप में। 2 लाख समाज सेवा देशभक्ति। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार 1985 में स्थापित है। इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार
ये भी 1985 में स्थापित है। तो इतने सारे पुरस्कार और सम्मान हमने आज देखे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक, क्लियर है। ये इतने पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है दिए जाते हैं, जो मैंने, और नवीन जो स्थापित किए गए हैं वो भी हमको आपको बता देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पुरस्कार बताए हैं, तो देख लीजिए आप लोग। श्री रविशंकर का नाम आ रहा है इसमें, श्री रविशंकर का नाम आ रहा है क्या इसमें, मैंने अभी बताया आपको। दूसरा है इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है समाज में विशिष्टता क्षेत्र में योगदान करने के लिए दिया जाता है। अगला है सरिता पुरस्कार। सरिता पुरस्कार, ठीक है। अगला कौन सा है, सरिता पुरस्कार, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है समाज में उन्नत कार्य के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए योगदान में दिया जाता है, इंदिरा गांधी पुरस्कार। अभी बताया जस्ट, और क्वेश्चन आया ना। नेक्स्ट है पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो मैंने पत्रकारिता से संबंधित मैंने आपको पुरस्कार बतलाए थे। बताइए, नरेंद्र तिवारी स्मृति, नरेंद्र तिवारी स्मृति में जो है पत्रकारिता में पुरस्कार दिया जाता है, नरेंद्र तिवारी। ओके, तो राइट आंसर नरेंद्र तिवारी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र तिवारी। रजनी शर्मा पुरस्कार, यमुना सिंह पुरस्कार, कामता सिंह स्मृति पुरस्कार, ये जो है ये भी पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन पत्रकारिता में नहीं। अगला लिखेंगे, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना है तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है, कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता। ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। ठीक, पहला रजनी शर्मा पुरस्कार, अभी बताया किस क्षेत्र में रजनी शर्मा पुरस्कार। नरेंद्र तिवारी स्मृति, ये आपके लिए पत्रकारिता में दिया जाता है। पद्मलाल पन्नालाल, वीरेंद्र सिंह देव पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। तो जो आपका रजनी शर्मा पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचना हेतु पुरस्कार में नहीं दिया जाता, बाकी सब साहित्यिक रचना हेतु पुरस्कार में दिया जाता है। राइट आंसर इज ए नंबर का। क्वेश्चन नंबर 265 देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है। संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, अभी बताया आपको मैंने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है। संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है। तो ऑप्शन है उस्ताद दयाशंकर सिंह फिलोसफी, उस्ताद अलाउद्दीन खां फिलोसफी, उस्ताद मनीर खां फिलोसफी, ये सभी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां फिलोसफी दी जाती है। अभी बताया था हमने, अभी आपको प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन सी फेलोशिप दी जाती है ना। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो है कब शुरू हुआ। ठीक है, इसके लिए अधिनियम जो है मध्य प्रदेश में कब लाए गए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है मध्य प्रदेश में कब लाए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित कुछ चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। और पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में कब लाए गए, और इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई। पंचायती राज लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है, पंचायती राज लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। कैसा है, पहला राज्य है जो संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश में जो है पंचायती राज जो है मध्य प्रदेश में लागू किए गए। संवैधानिक रूप से अगर कहीं पंचायती राज मध्य प्रदेश कहीं लागू किए गए हैं तो वो है मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद आपको दिखा देते हैं ना। ओके, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन सही है। 2 अक्टूबर 1985 को पंचायती राज शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में, या फिर 2 अक्टूबर 1983 को, या 14 नवंबर 1979 को, या 79 को कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1900, ऑप्शन है आंसर है 2 अक्टूबर 1985। राइट आंसर क्या है, 2 अक्टूबर 1985। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है पंचायती राज से संबंधित। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ।
ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1985 ये आंसर दे रहा है। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया है 1962 को। कब आया है? 1962 को पंचायती राज अधिनियम आया है। उसके बाद पंचायती राज अधिनियम दूर करने की कमी के लिए जो 1981 में एक अधिनियम बना, क्या बना? 1981 को एक अधिनियम बना जो कमियों को दूर करता है। तो इसमें राइट आंसर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए आप लगाइए क्या, 2 अक्टूबर 1981 आप लगा सकते हैं 1981। ठीक है, तो ये अधिनियम सुधार के लिए लाया गया था 1981 को। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और 1992 में लागू हो गया। और मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम जो है लागू कर दिया। ठीक है, 30 दिसंबर 1995 में मध्य प्रदेश ने जो है इसे लागू नहीं किया, ठीक है, लाया था। और उसके बाद लागू कब किया? 25 जनवरी 1994 को। 25 जनवरी 1994 को जो है इसने लागू कर दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994। इसीलिए 25 जनवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस एमपी में क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये याद रखिएगा आप लोग। ये मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू हुई? तो मध्य प्रदेश में संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू हुई? तो ये 25 जनवरी 1994 को संवैधानिक रूप से जो है ये मध्य प्रदेश में लागू हो गई। ठीक है, अब पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कुछ समितियां पूछी जाती है। तो पंचायती राज से समितियां ये है कि त्रिस्तरीय रूप से पंचायत में व्यवस्था का प्रावधान किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? बलवंत राय मेहता समिति। ये बनी कब थी? 1956 में बनी थी और 57 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और भी समितियां हैं जो आने वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आंगनवाड़ी योजना का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर देख लेते हैं। आंगनवाड़ी योजना का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है, पहला नंबर का ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा। तो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं, ठीक है, और ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों हेतु बनाए गए अनाथालय को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए गए, उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन आपके पास रहे बेसहारा बच्चों का सेवा केंद्र। तो ऐसा नाम हो सकता है क्या? बिल्कुल सोच में भी लगता है गलत है। अगला है अनाथ संघ, बिल्कुल गलत। मातृ कुटीर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मातृ कुटीर। तो राइट आंसर क्या होगा? मातृ कुटीर। एग्जैक्ट देखिए, आर या पार वाला है ये ऑप्शन, आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आप उपयुक्त तो सभी लगा सकते हैं इसमें, ये गलत हो जाएगा। इत्रदाह महल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन महलों से आने लगे हैं। किससे आने लगे हैं? महलों से आने लगे हैं। तो महल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। महल से भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मकबरे और महल। ठीक है, मकबरे और क्या याद होना चाहिए आपको? महल याद होना चाहिए। इत्रदाह महल जो है कहाँ पर है? तो क्वेश्चन बना है इत्रदाह महल जो है कहाँ पर है? तो इत्रदाह महल जो है आपका रायसेन दुर्ग में है। कहाँ पर है? रायसेन दुर्ग में है। तो याद रखिएगा कि इत्रदाह जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? रायसेन में है। कहाँ पर है? रायसेन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर रायसेन। ठीक है, तो यहाँ होगा रायसेन। ये इत्रदाह महल कहाँ पर है? रायसेन में। और महल देखें, ठीक है, और कौन कौन से महल पूछे जाते हैं? तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है उठाकर साइड में कर देते हैं और पूरे महल जो है देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से महल बनते हैं ना। सबसे पहला महल आपसे पूछा जाएगा मदन महल कहाँ पर है? ठीक है, मदन महल कहाँ पर है? मदन महल कहाँ पर है? मदन महल कहाँ पर है? तो यह जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है मदन महल। दूसरा महल से क्वेश्चन बनता है खरबूजा महल। खरबूजा महल बनता है। तो खरबूजा महल कहाँ पर है? तो खरबूजा महल धार में है भाई। कहाँ पर है? धार जिला में है। अगला है बादल महल।
बादल महल जो है कहाँ पर है? तीसरा बनता है बादल महल। बादल महल कहाँ पर है? तो बादल महल है आपका रायसेन ग्वालियर। ठीक है, रायसेन और ग्वालियर दोनों जगह है, ग्वालियर दोनों जगह है। अगला है इत्रदार महल, तो ये रायसेन के दुर्ग में पड़ता है और राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया है। राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट महल पड़ता है चौथे नंबर का मोती महल। मोती महल याद रखना, मोती महल जो है ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। देखिए पूरे महल आपको एक जगह मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में बन सकता है जय विलास महल। जय विलास महल कहाँ पर है? तो जय विलास महल है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में ही है। ठीक है, अगला महल पड़ेगा बघेलिन महल। छठवा है बघेलिन महल। बघेलिन महल कहाँ पर है? तो ये है आपका मंडला में। कहाँ पर है? मंडला में है। अगला है हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल चंदेरी में है। कहाँ पर है? ठीक है, चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? अशोकनगर में। ठीक है, हवा महल आता है आपका चंदेरी। ठीक है, चंदेरी अशोकनगर। राजा किसने बनाया था? राजा कीर्तिपाल ने बनाया था। राजा कीर्तिपाल याद रखिएगा, चंदेरी कीर्तिपाल। ठीक है, 7वें नंबर में पूछा जा सकता है आपसे नौखंडा महल कहाँ पर है? नौखंडा महल कहाँ पर है? तो नौखंडा महल जो है ये भी चंदेरी में है। कहाँ पर है? चंदेरी में। हवा महल, नौखंडा महल चंदेरी में। अगला है जहांगीर महल। जहांगीर महल, बिल्कुल कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा में है। कहाँ पर है? ओरछा में है। 9वां महल आपसे पूछा जा सकता है अशरफी महल। ठीक है, अशरफी महल कहाँ पर है? तो अशरफी महल है आपको मांडू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मांडू में मिलेगा। अगला है दाई का महल। 10वां महल है दाई का महल। ठीक है, दाई का महल कहाँ मिलेगा? ये आपको मांडू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मांडू में मिलेगा। अगला है 11वां मोती महल। मोती महल ये मिलेगा मंडला में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मंडला में मिलेगा। 12वां है रानी रूपमती का महल। ठीक है, एक रानी कमलावती अलग है, रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का महल ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा मांडू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मांडू में मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जहाज महल और हिंडोला महल। ठीक है, जहाज महल और हिंडोला महल। जहाज महल और जो है हिंडोला महल कहाँ पर है? तो ये है मांडू में। कहाँ पर है? मांडू में। ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सतखंडा महल पूछा जा सकता है। सतखंडा महल। ठीक है, सतखंडा महल कहाँ पर है? सतखंडा महल ये मिलेगा आपको दतिया में। कहाँ मिलेगा? दतिया में मिलेगा, दतिया में। ठीक है, अगला महल गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया था। और ये है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। अगला है राजा रोहित महल। ठीक है, अगला यहाँ पर है राजा रोहित महल। तो राजा रोहित महल कहाँ पर है भाई? रायसेन में है। रायसेन में है। अगला महल राजा अमन महल। तो राजा अमन महल जो है अजयगढ़ पन्ना में है। कहाँ पर है? अजयगढ़ पन्ना। तो ये प्रमुख महल जो मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। मदन महल जबलपुर में है। खरबूजा महल धार में है। बादल महल रायसेन में है, ग्वालियर में भी है। मोती महल ग्वालियर में है। जय विलास महल ग्वालियर में है। बघेलिन महल मंडला में है। हवा महल चंदेरी राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित। सतखंडा महल दतिया में है। गुजरी महल मानसिंह द्वारा निर्मित है, ग्वालियर में है।
नौखंडा महल चंदेरी में है, जहांगीर महल ओरछा में है, असरफी महल मांडू में है, क्या है मांडू में है, और दाई का महल है, सॉरी है ना, ये दाई का महल है, याद रखना। दाई का महल कहाँ पर है? मांडू में है। मोती महल मंडला में है। रानी रूपमती का महल मांडू में है। जहाज महल हिंडोला महल ये सब मांडू में मिलेंगे आपको ना। राजा रोहित महल ये कहाँ मिलेगा आपको? रायसेन में मिलेगा। राजा अमन का महल ये अजयगढ़ पन्ना में मिलेगा। ठीक है, तो इतने सारे महल है मैंने एक साथ आपको करवाए हैं, तो आई होप कि आपको चीजें एक साथ मिले, इसीलिए इसको नोट डाउन करते चले और अच्छी अच्छी चीजें जो है एक साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूरतमंदों को ये वीडियो प्रोवाइड करें। आई होप कि मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी है? ठीक है, तो क्वेश्चन है असरफी महल, बताओ असरफी महल कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने असरफी महल, तो असरफी महल मांडू में है। कहाँ पर है? मांडू में है। असरफी महल कहाँ पर है? मांडू में है। क्वेश्चन पूछा गया है कि असरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी हुई है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद, दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद। ठीक है, अगला है दमिश्क का मस्जिद के नमूने पर, लाहौर की मस्जिद के नमूने पर और दिल्ली की जामा मस्जिद के नमूने पर। ठीक है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है, तो ये है दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है कि दमिश्क किसकी राजधानी है, दमिश्क किसकी राजधानी है विश्व में, ये याद आपको करना है और उसके बाद कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस व्यक्ति को दिए जाते हैं, क्वेश्चन है। अब क्लिक कीजिए आंसर। ये प्रशिक्षक टीचर्स को दिए जाते हैं, प्रशिक्षित टीचर को दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर क्लिक करना है आपको। कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन एक है आपके पास चंबल, दूसरा है बेतवा, तीसरा है सोन और चौथा है काली सिंध। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको नदी बता देता हूँ। चंबल नदी यहाँ से निकली, इंदौर से यहाँ से निकली, ऐसे निकलते हुए ये बॉर्डर बनाते हुए, ये ऐसी बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है आगे ना। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास बेतवा नदी, तो बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, ये हिस्से से निकलती है, रायसेन ये ऐसे निकलती है, कुमरागांव ये ऐसे 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 आगे मिल जाती है। ओके, उसके बाद सोन नदी, तो सोन नदी जो है ये आपके यहाँ से निकलती है, इस वाले हिस्से से निकलती है, इस वाले हिस्से से, और यहाँ से ऐसे होते हुए इस वाले रीजन में आगे निकल जाती है। अगला है काली सिंध नदी, तो काली सिंध नदी यहाँ से निकलकर ये किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो आप क्लिक कर सकते हैं कौन सी नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। सब नदियां यमुना में मिल जाती है, एकमात्र नदी है जो सोन नदी इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कहाँ नहीं मिलती है, यमुना में नहीं मिलती। आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। क्या जाएगा? सोन नदी। नेक्स्ट है जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? जंगल सत्याग्रह जो है किन लोगों ने चलाया था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह किन लोगों द्वारा चलाया गया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध मध्य प्रदेश के जमींदारों ने, बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी के आदिवासियों ने, झाबुआ जिले के आदिवासियों ने, ग्वालियर रियासत के सैनिकों ने। तो बिल्कुल आपको आंसर क्लिक हो गया है, पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बैतूल आदिवासी जो घोड़ाडोंगरी के आदिवासी थे उनके द्वारा जो है सत्याग्रह चलाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग दक्षिण क्षेत्र में कहाँ कहाँ है। तो खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। तो राइट आंसर ये पहले। जबलपुर, सागर, रीवा इधर नहीं पाई जाती है। सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ यहाँ में नहीं पाई जाती। यहाँ बैगाज होती है, देखो यहाँ कोल जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। यहाँ कोल जनजाति पाई जाएगी, देखो कोल, अरे मिट क्यों नहीं रहा, कोल जनजाति। और यहाँ पर होगी बैगा, क्या होगी यहाँ पर? बैगाज होगी, है ना, बैगा, और ये कोल। ठीक है, इधर वाले हिस्से में कोल पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक जनजाति से संबंधित एक वीडियो मैंने जनजाति से संबंधित स्पेशल वीडियो डाला है। लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, 50, और उन 50 क्वेश्चन में मैंने पूरी जनजाति को डिस्क्राइब किया है। तो आप वहां से जाकर जो है लिंक दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस मद के
लिए किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस किस क्षेत्र में किया गया था? ये ऑप्शन है इसमें। तो सबसे पहले आप ऑप्शन क्लिक करिए, ऊर्जा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, वन विकास, संरक्षण, उद्योग का विकास, शिक्षा एवं युवा कल्याण। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखो, वन विकास के लिए कोई भी पंचवर्षीय योजना में जो ऐसा स्पेशल प्रावधान नहीं है। उद्योग विकास तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें था। शिक्षा हमेशा एक मुद्दा बना रहा है। ठीक है, और इसमें लास्ट बढ़ता है ऊर्जा एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करता है लोग, है ना? भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो यदि मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखें, क्या देखें, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो इसमें जो है 4.82 आंसर दिया है। पहला दिया है 4.82 और दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है इसमें कितना? वो दिया है आपके पास 6.35। क्या दिया है? 6.35। अब आपको जो है किसके अकॉर्डिंग लगाना है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगाना है। किसके अकॉर्डिंग लगाना है? 2011 की जनगणना के अनुसार लगाना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। 4.82, 5.99 और इसके बाद कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? 6.88। अब कितना प्रतिशत है ये थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए इसको जो है, इस क्वेश्चन को जो है हम स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। या इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखूंगा, उसके बाद जो है वो सारी क्लियर होगी, है ना? तो इसमें राइट आंसर जो है कभी कभी 5.99 देता है तो कभी 6.1 देता है। तो इसमें नियरेस्ट 5.99 हो सकता है। ठीक है, नियरेस्ट 5.99 हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो सकता है? 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5.99। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनघनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश में जनघनत्व कितना है? 100, 174, 149। मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो है निवासरत हैं? तो इसमें 236 आएगा। क्या आएगा? 236। अगर मध्य प्रदेश में भारत की बात करें तो 382 है। 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो 236 है। कितने हैं? 236 है। और यदि साक्षरता दर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? साक्षरता दर की बात की जाए, है ना? साक्षरता दर की बात की जाए एमपी की, किसकी बात की जाए? एमपी की साक्षरता दर की बात की जाए तो ये है 69.3। और अगर भारत की बात की जाए तो कितनी है? 73%। कितना है? 73.0% आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? सांप रेंगने वाले प्राणियों हेतु, कृष्णमृग हेतु, पक्षी हेतु और शेर हेतु। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में कृष्णमृगों के लिए, कृष्णमृग, ठीक है, हिरन के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण जो है मध्य प्रदेश में, ना ग्वालियर में, ना भोपाल में, ना खंडवा में। तो सबसे पहला पर्यटन जो स्थापित किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भारत में, भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया था, वो है शिवपुरी। क्या है? शिवपुरी, ग्वालियर संभाग का एक जिला है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा चलने वाला प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया है? प्रथम टीवी, है ना, टेलीविजन किस ग्राम में लगाया गया है? ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, इसे जूम कर लेते हैं। ये टीवी लगाया गया है मध्य प्रदेश में गांधीपुर, इंदौर, बिल्कुल गलत आंसर है। मंडलपुर भोपाल, गलत आंसर। कस्तूरबा, गलत है। रूपगढ़ ग्वालियर, बिल्कुल रूपगढ़ ग्वालियर राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी
किस ग्राम में लगाया गया है? तो रूपगढ़ी में लगाया गया है, रूपगढ़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? ठीक है, भाभा परमाणु का प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? ऑप्शन है, पहला है टाइगर, दूसरा है आपके पास प्रोग्रेस, तीसरा है लाइफ और तीसरा है कैट। तो इसका नाम है कैट। क्या है? कैट। तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर का, डी नंबर का। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। विधानसभा की सीट की बात की जाती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट है 230। कितनी है? 230 प्लस 1 एक एंग्लो इंडियन की है। तो राइट आंसर दूसरे नंबर का। अगर लोकसभा सीट की बात की जाए, लोकसभा सीट, तो लोकसभा सीट कितनी है? वो है 29। और यदि बात की जाए राज्यसभा सीट की बात की जाए, राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट है 11। तो याद रखिएगा, लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा टोटल कितनी है? 229 प्लस 1 एंग्लो इंडियन की। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम का अवतार, बाल अवतार लिया गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है बाल अवतार लिए हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है बाल अवतार, अनुश्रुति के अनुसार बाल अवतार लिए हैं? तो पहला है अमकारेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट और महेश्वर। तो राइट आंसर है आपका चित्रकूट। कौन सा है? चित्रकूट। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है क्या लिया है? बाल अवतार लिया है। अनसुईया, ठीक है, एक किंवदंती सुनी होगी आपने, तो उस किंवदंती के अनुसार अनसुईया माता के पास एक पवित्रता का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं और उसके बाद वह कहते हैं कि हमें, मतलब किसके वेश में जाते हैं? ये साधु के वेश में जाते हैं और कहते हैं कि हमें स्तनपान करना है। तो अनसुईया माता कहती है कि यदि मैंने जो है आज तक जो है पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो ये तीनों जो महापुरुष हैं, ये तीनों जो है ऋषि मुनि हैं, ये बालक रूप में हो जाए। किस में आ जाए? बालक रूप में हो जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों जो है बालक रूप में क्या कर लेते हैं? बालक रूप में आ जाते हैं। उसके बाद वह स्तनपान करा देती है। यह चित्रकूट स्थान इसीलिए यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है। अब किंवदंती कहें या बिल्कुल सही कहें, हिंदू धर्म में है तो आपको मानना है या नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं जो है किस स्थान के समीप है? ऑप्शन क्रमांक 1 है आपके पास, ऑप्शन क्रमांक 1 है रायसेन, ऑप्शन क्रमांक 2 है विदिशा, ऑप्शन क्रमांक 3 है धार और राजगढ़। तो मैंने कहा था आपको बाघ के दांत कैसे होते हैं रे भाई? बाघ के दांत धारदार होते हैं, बहुत धारदार होते हैं। तो गुफाएं भी कहाँ होगी? बिल्कुल धार में होगी। बाघ प्रिंट भी जो है यहीं पर फेमस है, जीआई टैग दिया गया है इसे। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, बाघ प्रिंट जो है कहाँ मिलेगा आपको? धार में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? धार में मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे कि विदिशा में कौन सी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? पूछा जाता है उदयगिरी की गुफाएं जो है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? मैंने पुराने वीडियो में जो है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी गुफाओं को डिफाइन किया है। एक बार आप वहां जाकर जो है क्लिक करके देखें। पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपको समझ में आएगी, है ना। तो अगर स्किप कर करके देखते हैं तो वो चीजें समझ में नहीं आती है। तो लिंक से बनी हुई है सारी चीजें, आप एक के बाद चीजें क्लिक करते जाइए, आपके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लिक होते जाएगा। नेक्स्ट है मालवा का पठार। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए जो है हम मैप ले आते हैं। तो मालवा का पठार क्वेश्चन पूछा गया है, मालवा का पठार जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, है ना, इधर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला पूरा, ये मालवा के पठार में आता है रे भाई, मालवा का पठार। ठीक है, ये वाला जो एरिया आता है वो किस में आता है? मालवा के पठार में आता है ना। इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये मालवा के पठार में आने वाला एरिया है। कौन सा है? मालवा का पठार। तो ये है आपका मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है कहाँ पड़ता है? तो इसको आप लोग उत्तर दक्षिण के अकॉर्डिंग नाप देख सकते हैं। तो ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पूर्व दिया है क्या इसमें, या दक्षिण पश्चिम दिया है क्या? देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम, हाँ दक्षिण पूर्व दिया है तो दक्षिण पूर्व से मान सकते हैं आप लोग, ये वाला एरिया दक्षिण पश्चिम। अब इसमें अगर दक्षिण पश्चिम दिया होता तो भी वो चीज सही होती। तो इसमें ऑप्शन क्या है? उत्तर पश्चिम हो नहीं सकता। उत्तर पश्चिम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये है आपका
एक मिनट, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ना इसको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य भाग में नहीं है, दक्षिण पूर्वी में नहीं है, दक्षिण पूर्वी में नहीं है, उत्तर पश्चिम नहीं है, उत्तर पश्चिम भाग, पूर्वी उत्तरी भाग, तो ये दोनों काउंट होगा इसमें। उत्तर और पश्चिम, ज़्यादा भाग दक्षिण ज़्यादा भाग दक्षिण और पश्चिम में है। किसमें? दक्षिण और पश्चिम। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व तो बिल्कुल गलत आंसर होगा दोस्तों ना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक बार और डाउनलोड कर देते हैं, एक बार और दिखा देते हैं ना। ये ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट, राइट है ना। हाँ ठीक 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 ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर जो है दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो आपको इसका आंसर क्लिक करना है। इससे पहले आप इसे थोड़ा सा एक बार स्टडी करिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा पॉज देकर जवाब देना सीखिए, एकदम से नहीं है ना। ये सिंसियर स्टूडेंट का परीक्षण है। अमरकंटक, महू, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। राइट आंसर ग्वालियर। एक आएगा आपका जोहिला, या आप सोन बोल सकते हैं, या आप नर्मदा बोल सकते हैं, नर्मदा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पहला होगा। क्या होगा? पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी में। 287, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? ठीक है, किस विधा में दिया जाता है वीर सिंह देव पुरस्कार? देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है आलोचना में, कविता में, समाज विज्ञान में, उपन्यास में। तो किस में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका उपन्यास में दिया जाने वाला पुरस्कार है, उपन्यास में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको एक बार लिख कर लीजिए आप लोग, क्योंकि नर्मदा बचाओ अभियान जो है चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, जैसे गंगा के लिए भी प्रावधान है, तो हमारे यहाँ इसके लिए भी जो है अभियान चलाया जाए नवंबर 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान नहीं शामिल है? ठीक है, कौन सा जहाँ से नर्मदा नदी जाती है इसमें कौन सा संस्थान जो है शामिल नहीं है? तो देखिए, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद। तो आप जहाँ से निकलती होगी वहाँ तो ऑब्वियसली जो है प्रदूषण होगा नहीं, है ना। वहाँ ऑब्वियसली क्या नहीं होगा? प्रदूषण होगा नहीं। तो इसमें राइट आंसर जो रास्ते में जो आती है वो सारी चीज़ें होंगी, तो अमरकंटक इसमें राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत तो प्रदूषित क्षेत्र नहीं है, उसे शामिल नहीं किया गया होगा। नेक्स्ट है, नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ, इन सभी नदियों का जल किसमें मिलता है या गिरता है? ठीक है, तो नर्मदा नदी प्रीवियस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए इसी में छुपा हुआ है। आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। मंतार की खाड़ी एज नो, बंगाल की खाड़ी एज नो, गंबात की खाड़ी, कच्ची खाड़ी। तो भैया कहाँ गिरती है नर्मदा नदी? तो नर्मदा नदी बहती है पश्चिम से और पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी जो है अरब सागर में आता है। कहाँ आता है? अरब सागर में। और अरब सागर का एरिया कठोर है, इसलिए एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? मध्य प्रदेश शासन में जो है सुगम संगीत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत के लिए देख लीजिए आप लोग कौन सा पुरस्कार हो सकता है। अभी मैंने सारे पुरस्कार जनरेट किए थे, बताए थे आपको, वहां जाके एक बार क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए। तो लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है भाई सुगम संगीत के लिए। कौन सा? लता मंगेशकर। राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ है, किस नगर में है? तो राज्य में ऋतु वेधशाला जो है किस नगर में? तो वो देख लेते हैं। राज्य में ऋतु वेधशाला जो है किस नगर में है? तो वो है आपके भोपाल, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन। तो इंदौर में जो है ये ऋतु वेधशाला है। राज्य में ऋतु वेधशाला जहाँ डिफाइन किया जाता है कि ये वेधशाला में कौन सी ऋतु जो है, कौन से काल में, किस समय क्या चल रहा है, ये सब डिफाइन किया जाता है। स्थापित किया गया है हमने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट को थोड़ा लगेगा कि हम लोग ने कुछ पढ़ा है, अन्यथा ऐसा लगेगा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है
इंदौर ग्वालियर दोनों, तो बिल्कुल। और भोपाल में जो है प्रस्तावित है, भोपाल में प्रस्तावित है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ ग्वालियर पड़ेगा तो उत्तर में आने वाले जितने मामले यहाँ देखे जाएंगे, इंदौर में यहाँ देखे जाएंगे, और ये जबलपुर यहाँ पड़ता तो बाकी यहाँ, और बीच का यहाँ बनाने की चर्चाएं चल रही है। ओके, प्रस्तावित है मतलब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है